हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। और फाइनली आप लोग का स्किल टेस्ट का जो डेट है वो आउट हो चुका है। और मैंने जैसे आपको बताया था पहले वीडियोस में कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो मार्च के लास्ट में हो सकता है या फिर इसके भी बाद जा सकता है। तो इसी हिसाब से वो अप्रैल के मिड में हो रहा है, 16 और 17 ऑफ अप्रैल। अब मैंने आपसे बोला था कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करो क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और देखो, मैंने कुछ ही दिन पहले ये वीडियो बनाई थी, 4-5 दिन पहले। और अब देखो, बस एक ही महीना है, इसमें आप पूरी अपनी जी जान लगा दो, अच्छे से स्किल दो, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा कि आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो आप एकदम जी जान लगाओ। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप मतलब आपका स्किल में एक बार हो जाता है, कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है, तो नेक्स्ट बार के लिए, मान लीजिए अभी आपने मेरिट नहीं भी क्लियर किया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको स्किल में डर नहीं लगता है। अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आपका जो स्किल है वो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है और आप अच्छे से सीबीटी पे ध्यान दे पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि नहीं, इतना मेहनत मत कीजिए क्योंकि बाद में जब आपका होगा नहीं तो आपको बहुत ही दुख होगा। तो देखो, अगर आप एक अडल्ट हो तो आपको पता है कि आपका कुछ कट ऑफ है, आप बिल्कुल जो कट ऑफ है उसके बिल्कुल बॉर्डर पे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका नहीं होगा फाइनल में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्किल टेस्ट अच्छे से ना दो। स्किल टेस्ट में आप पूरी मेहनत करो क्योंकि ट्रस्ट मी, ये जो मेहनत है आपकी वो बाद में नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में आपका साथ देगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 3-4 जो अटेम्प्ट है उसके बाद पास करते हैं। तो क्या होता है कि उनका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, तो उनको कुछ भी टेंशन नहीं रहती है स्किल टेस्ट की। वो बार बार मेहनत करते हैं अपने मेरिट पे और फाइनली उनका मेरिट बहुत ही अच्छा आ जाता है और उसके बाद वो ग्रेड सी भी क्लियर कर लेते हैं। तो यही आपको करना है। और मैंने अभी 2 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछे, मैं उसका आंसर करूँगी। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी अच्छे से और आपको बताऊँगी कि मतलब जो भी आपके डाउट्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लेने की कोशिश की और उसका आंसर आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था वो था टाइम को लेकर कि शॉर्ट हैंड सीखने में टाइम कितना लगता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर क्वेश्चंस थे। तो देखो, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में सेम ही टाइम लगता है, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो या हिंदी सीख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी आसान है या इंग्लिश आसान है, किसी एक में कम समय लगेगा या ज़्यादा, दोनों में ही सेम समय लगता है। अब सबसे बड़ा डिस्क्लेमर आपके लिए ये है कि देखो, शॉर्ट हैंड कितने समय में सीखा जाता है वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर किसी की शॉर्ट हैंड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उसको इंटरेस्ट आता है, तो वो बहुत ही जल्दी सीख सकता है और उसका जो स्पीड है वो भी ज़्यादा मतलब जल्दी से बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा समय दे रहा हो सीबीटी या फिर और एग्ज़ाम्स की तैयारी ना कर रहा हो, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है शॉर्ट हैंड को दे रहा हो, तो उसकी और जल्दी बढ़ जाएगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब इस स्पीड को बढ़ाने में या फिर शॉर्ट हैंड सीखने में इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक एवरेज इंसान की बात करेंगे कि कितना टाइम लगना चाहिए किसी को, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम आपको 6 मंथ्स लगते हैं शॉर्ट हैंड, कोई सा भी शॉर्ट हैंड सीखने में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल लगना चाहिए, 1 ईयर। इसमें आपका 100 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हो सकता है लेकिन 80 तो आपका हो जाएगा। अगर आप थोड़े से मतलब बिलो एवरेज हैं, आपको उतना शॉर्ट हैंड अच्छा नहीं लगता या फिर अनकंफर्टेबल लगता है, तो 1 साल में आपका ये जो आपकी स्पीड है उसको आपको अचीव कर लेना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब देखो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए और मुझे नहीं आया। तो देखो, अब फिर तो ये आपकी गलती है या फिर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी गलती है, या कुछ तो बीच में झोल है। जो मुझे झोल लगता है वो ये लगता है कि जो लोग गिनते हैं ना कि 2-3 साल हो गए मुझे नहीं आया, मेरा स्पीड नहीं बना, उनका ये प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं कि वो पहले
6 मंथ 5 मंथ ऐसे पढ़ते हैं, फिर वो बीच में गैप ले लेते हैं और गैप भी कितना 2-3 महीने का या इससे भी ज़्यादा, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं, फिर से बीच में गैप रहता है 2-3 महीने का, 1-2 महीने का, फिर से पढ़ते हैं और ये पूरे टाइम को वो 1 साल गिनते हैं या फिर 2-3 साल गिनते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये जो मैं 6 मंथ्स या फिर 1 साल बता रही हूँ, मैं वो कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई की बात कर रही हूँ कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते हैं तो फिर जो 1 ईयर है वो मोर देन इनफ है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना है कि मतलब 5-6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, नहीं, आप 1 घंटे कोचिंग करते हैं या 1.5 घंटे कोचिंग करते हैं और ऐसे ही 1.5 घंटे आप घर पे भी लगा रहे हैं, तो फिर आपका जो ये टाइम है, इतने टाइम में आपका 100 वर्ड पर मिनट आराम से हो जाएगा। आप कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं स्किल टेस्ट की, वो तो पहले से उनको शॉर्ट हैंड कुछ ना कुछ आती होगी, उनकी स्पीड होगी 60, 65, 70 कुछ भी उनकी स्पीड हो सकती है। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी 100 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी, तो भी बहुत अच्छी बात है। अभी 1 महीना आपके पास है, 1 महीने में आपको अपनी जान लगा देनी है इस स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो और आपको जान लगानी है। तो पहले तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड आती है। अगर नहीं आती है या फिर आप बहुत ही पीछे हैं, अभी आपका बुक वगैरह कंप्लीट हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर तो बिल्कुल भी 1 महीने में कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और 2025 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और उसी के साथ शॉर्ट हैंड की भी तैयारी आप कीजिए 2025 के लिए। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके नंबर भी ढंग के हैं और उनको शॉर्ट हैंड कुछ ना कुछ आती है, उनकी स्पीड 60 से मतलब ऊपर ही है, 60 तक मान लीजिए या फिर 60 से ऊपर है। ऐसे बच्चों को अभी अपनी जी जान लगा देनी है और जितना हो सकता है उतना उनको प्रैक्टिस करनी है। अभी एसएससी बूस्टर का टारगेट करके एक बैच चल रहा है, जिसमें ये आपको जो आपका कैलाश चंद्र की जो एकदम इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन्स हैं उसको कंप्लीट करा रहे हैं और इस 1 महीने के लिए ये आपके साथ जी जान लगा देंगे। इसमें आपको पूरा जितना भी मैगज़ीन्स इम्पॉर्टेंट है, जितने भी मैटर्स उसमें इम्पॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इनके क्लास के साथ साथ ही 4-4 मैगज़ीन चलती हैं, जिसमें आपको एक से तो आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, दूसरे से आपको अनसीन पैसेज लिखने को मिलेगा, तीसरे से आपको जैसे कि रिपीट करने को मिलेगा। एक बार आप लिख चुके हैं तो दोबारा रिपीट करेंगे और ऐसे आपको आउटलाइंस भी मिलेंगे नए नए। इसके साथ ही देखिए इनकी जो लाइव क्लास है वो लाइव क्लास चलेगी, लेकिन आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो उस तरीके से आपको ये बिल्कुल अटेंड करेंगे। कोई भी बच्चा हो, सभी लोग उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव आप उनसे बात कर सकते हैं, चलेंगे। अगर आपको इस बार 2024 के लिए एकदम टॉप नॉच की तैयारी करके चलनी है, आपका कुछ भी स्पीड हो, 60 हो, 65 हो या 70 पर अभी आप हो, आपको इतनी मेहनत करा के 90 तक पहुंचा दिया जाएगा कि आप अच्छे से अपना स्किल टेस्ट दे पाएँ, है ना। तो आपके में मतलब बहुत ही ज़्यादा ये एफ़र्ट डालेंगे कि आप भी अगर उनके साथ मेहनत करते हैं तो आपको जो स्पीड है मनचाही वो आप अचीव कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी एक गाइड की ज़रूरत होती है, तो आप इनका बैच चेक कर सकते हैं। अभी आपका 2000 इनके बैच का जो प्राइस है वो है, और जब तक आपका एग्ज़ाम ये वाला हो नहीं जाता, यानी आपका एग्ज़ाम है 16-17 को, तो जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक ये आपके साथ बने रहेंगे और आपको आउटलाइन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और 2024 में कोई कमी मत छोड़िए जिससे कि आप पीछे हो जाएं या फिर आपकी सीट ना मिले, सिर्फ आपके शॉर्ट हैंड में कम स्पीड थी इस वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप इनका बैच कर सकते हैं और ये आपको बताएंगे, सब कुछ गाइड कराएंगे और डिक्टेशन वगैरह भी ये खुद प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। जो क्वेश्चन आया था वो था पंक्चुएशन से रिलेटेड, कि पंक्चुएशन के बारे में बताइए और मिस्टेक्स कैसे काउंट होती है। तो देखिए इसके बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है कि कहाँ से क्या चीज़ कटती है, क्या क्या मार्क्स कटते हैं, किसकी हाफ मिस्टेक होती है, किसकी फुल मिस्टेक होती है। तो ये वीडियो आप जाकर देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बुक्स और मैगजीन्स को लेकर। तो देखिए अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हैं
तो फिर आप रामधारी गुप्ता जी की बुक जो है वो आप पढ़ेंगे, उससे आप डिक्टेशन लिखेंगे। खंड 1 और खंड 2 इनकी आती है। अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखा है या फिर सीखने वाले हैं तो कैलाश चंद्र की जो मैगजीन्स हैं उसको आप करेंगे, कैलाश चंद्र इंग्लिश के लिए और रामधारी गुप्ता हिंदी के लिए। अब ऐसा भी क्वेश्चन था कि क्या रामधारी गुप्ता इनफ हैं हिंदी के लिए और ग्रेड सी और डी के लिए इनफ हैं? तो यस, इनफ हैं। एसएससी में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से मैटर बोले जाते हैं, तो वो इनफ है कैलाश चंद्र इंग्लिश के लिए और रामधारी गुप्ता हिंदी के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था बैक स्पेस लिमिट को लेकर और कीबोर्ड वगैरह को लेकर कि बैक स्पेस कितनी बार दबा सकते हैं, क्या लिमिट होती है उसकी। और ऐसा भी क्वेश्चन था कि कीबोर्ड्स वगैरह अच्छे होते हैं या नहीं। तो बैक जो स्पेस है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आपने मैटर टाइप किया, आपको जितनी बार चाहिए आप बैक स्पेस दबा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपना मैटर। कीबोर्ड वगैरह की जो बात थी कि वो अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर नहीं ठीक है तो आप पहले उसको चेक कीजिए। जैसे ही आपको सिस्टम मिलता है, जैसे आप उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं तो इसको चेक कीजिए। अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो फिर आप वहाँ पे एसएससी की भी फैकल्टी रहती है और भी फैकल्टीज़ रहती हैं, उससे आप बोल के ये कीबोर्ड अपना चेंज करा सकते हैं या सिस्टम अपना चेंज करा सकते हैं। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी, तो देखिए एसएससी में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता है स्टेनोग्राफी का, आपका बस टेस्ट होता है, उसी पे आपको जज किया जाता है। लेकिन कुछ स्टेट के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं या प्राइवेट एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट मांगे, तो 100 वर्ड पर मिनट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको आराम से मिल जाता है, आईटीआई से भी मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो कहीं से भी मिल जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम में आने की कोई बात नहीं है। आप पहले सीखो, आप अपना एग्ज़ाम भी दे लो, जहाँ का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है आराम से बन जाता है। हाउ टू इंक्रीज स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अच्छे से बताया कि किस तरीके से आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और ये वीडियोज़ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी मिस्टेक्स आर नॉर्मल ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्किल टेस्ट की, तब उस समय आपके कितने मिस्टेक्स होना नॉर्मल है। तो देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो यूआर कैटेगरी है उसको 7% है, मतलब 7 नहीं 5% अगर उसको माफ़ है, और मान लीजिए 56 वर्ड्स उसमें आते हैं और इतना माफ़ है उसको गलतियां करना, तो लोग समझते हैं अगर मेरी 50 भी गलतियां हो रही हैं तो इट्स ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा तो माफ़ है। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप परसेंटेज गिन के बताइए कि इतना है तो इसके तो अंदर ही है तो मेरा पास हो जाएगा। नहीं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय आपकी 10 के अंदर ही गलती होनी चाहिए। हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, पंक्चुएशन सबको मिला के मैं बात कर रही हूँ, 10 के अंदर ही आपकी मिस्टेक्स होनी चाहिए। आपको तो चाहिए कि बिल्कुल ही मिस्टेक ना हो, 1-2 मिस्टेक्स रहें, लेकिन फिर भी अगर आपकी 10 तक भी होती है पंक्चुएशन वगैरह को मिला के, तब जानिए कि आप सही दिशा में हैं। अदरवाइज़ अगर आपका 10 से ज़्यादा गलतियां हो रही हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो यानी कि अभी आपको बहुत ज़्यादा काम करनी है अपनी स्पेलिंग्स पे, अपनी वर्तनी पे, अपने पंक्चुएशन पे, आपको अच्छे से वर्ड सुनने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और जैसे कि स्किल टेस्ट में मिस्टेक्स कैसे काउंट होती हैं, तो ऐसे मैंने बता दिया कि इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप पक्का देख लीजिए, और उसमें आपको मैंने सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था कि लर्निंग शॉर्ट हैंड एट होम, कि हम घर पे शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं या नहीं। घर से मतलब ये है कि हम मतलब बिना कोई कोर्स लिए, बिना कोई टीचर के पढ़ सकते हैं खुद से या नहीं। तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप शॉर्ट हैंड सीख रहे होते हैं तो आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप सीबीटी का अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको सीबीटी की भी तैयारी करनी पड़ती है, और उसके साथ आपको ये शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी पड़ती है। तो आप सीबीटी को ज़्यादा टाइम देंगे
पढ़ेंगे, ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाएंगे ताकि आप ग्रेड सी को क्लियर करें, या फिर आप दिन भर शॉर्ट हैंड ही सीखते रहेंगे। अगर आप खुद से शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद से डिक्टेशन देखना पड़ेगा, आपको खुद से ही सारा कुछ करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ ढूंढनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। इसमें लाइव टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चाहे ऑफलाइन सीखें या ऑनलाइन सीखें, लाइव आपके पास एक टीचर होना चाहिए जो आपको डे बाय डे आपकी गलतियां बता रहा हो, आपको आपके साथ लेके चल रहा हो। तो आप अवॉइड करना कि शॉर्ट हैंड आप घर पे सीखो। अगर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, खुद से सीखना है, मतलब आप फ़न के लिए सीख रहे हैं, तब आप घर पे सीखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन वी राइट सम वर्ड्स इन इंग्लिश एंड और हिंदी ड्यूरिंग स्किल टेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा स्किल टेस्ट हो रहा है तो उस समय जब हम शॉर्ट हैंड लिख रहे होते हैं तो क्या हम कुछ वर्ड्स को हिंदी या इंग्लिश में उस दौरान लिख सकते हैं? तो यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे तो जैसे कि यूपी, एमपी, ये जो सारे स्टेट्स वगैरह हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो सारी चीज़ें तो आप लिख सकते हैं, इसको मिटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कोई वर्ड, आपको उसका आउटलाइन नहीं आ रहा है और आपने लिख दिया, जैसे मान लीजिए एनोनिमस आ गया, ठीक है, वर्ड है, अब आपको उसका तुरंत आउटलाइन नहीं आ रहा था तो आपने इसको इंग्लिश में लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इंग्लिश में आप इसको लिख दिया, फिर जब बाद में आपका जब डिक्टेशन पूरा हो जाएगा, जब वो 10 मिनट बोल के हो जाएंगे, तो फिर आप इसको आराम से इसको बना लेना, इसका शॉर्ट हैंड बना लो और इसको काट देना। तो ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड या फिर हिंदी के वर्ड मत लिखना कि पूरा जो आपकी कॉपी है वो कटी पिटी सी दिखे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, शॉर्ट हैंड में ही आप सबसे तेज़ी में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट शुड वी कैरी फॉर स्किल टेस्ट। हमें स्किल टेस्ट में क्या क्या ले जाना है? तो देखो, कीबोर्ड वगैरह तो वहीं पे मिलता है, कॉपी जिस पे आपको शॉर्ट हैंड लिखना है वो सब वहीं पे मिलता है, वो पेपर जहाँ पे आपको प्रिंट लेना है वो सब वहीं पे मिलता है। आपको ले जाना है पेन या पेंसिल, जिससे भी आप लिखते हैं वो आपको खुद लेके जाना है। अगर आपका पेन है तो भी 3-4 पेन लेके जाइए, और पेन को पहले से ही थोड़ा जैसे कि 5 दिन पहले से ही या 2 दिन पहले से ही उसको चलाना शुरू कर दीजिए। आप अगर 5 पेन भी लेके जा रहे हैं, 2 पेन भी लेके जा रहे हैं, तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा चला के देख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेन नया नया है बिल्कुल और आपने कभी लिखा नहीं उससे और लिखना शुरू किया और वो बीच में जो है वो इंक में गैप आ जाता है और वो गैप आ गया और आप से फिर मतलब लिखाया नहीं जा रहा है। और अगर आप पेन से लिखते हैं तो कोशिश कीजिए जो क्लियर पेन आते हैं जिसमें रिफिल साफ साफ दिखती है वो पेन लेके चलिए। उससे कितना रिफिल ख़त्म हुआ है, बीच में कोई गैप तो नहीं है, कोई बबल तो नहीं है, ये सब आपको दिखेगा। तो फिर आप चेंज कर सकते हैं अपना पेन, ठीक है। तो ये सारी जो सावधानियां हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेंसिल ले जाते हैं तो पेंसिल में भी आपको 2-3 पेंसिल्स लेके जानी चाहिए और इनको पहले से ही शार्प करना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे शार्प कर रहे हैं और शार्प करने के बाद ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे आप वहाँ पे लिख रहे हैं। शार्प करने के बाद आप 1-2 दिन उससे लिख लो, क्योंकि वो जो थोड़ा सा जो ब्लंट होता है ना, उसका जो नोक होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और अगर टूटने उटने वाली है तो वो नॉर्मल हो जाता है। और ये जो पेन या पेंसिल्स हैं वो आप 2-3 तो ऊपर ही रखो, डेस्क के ऊपर ही रखो अपने साथ। जैसे आप पेन से लिख रहे हो जल्दी जल्दी और मान लो इंक ख़त्म हो गई तो तुरंत आप जो पेन है वो चेंज कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही पेंसिल का मान लीजिए आपने लिखना शुरू किया और उसकी नोक टूट गई तो तुरंत ही आपको दूसरा पेंसिल चेंज कर लेना है। तो इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो आप रबर और शार्पनर भी ले जा सकते हैं। ऐसे तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि रबर की कोई ज़रूरत होती नहीं है, आप उसको कट कर सकते हैं। अगर आपने पेंसिल से भी लिखा है तो शार्पनर ज़रूर लेके जाइए क्योंकि शार्पनर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो। अब पेंसिल हो या पेन, किससे लिखना चाहिए ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों से अच्छा लिखा जाता है। और पेंसिल क्योंकि शॉर्ट हैंड की अलग से एक पेंसिल आती है तो बेटर होता है कि आप पेंसिल से लिखिए और उसमें ज़्यादा कुछ जैसे रिफिल का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। फिर जल्दी शॉर्ट हैंड कैसे सीखें, तो जल्दी कैसे सीख सकते हैं, ऐसे ही कि मतलब आपको गैप नहीं करना है बीच में। और देखिए जल्दी का ये मतलब है कि मतलब अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी आप सोच रहे हैं कि जल्दी सीखें। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है शॉर्ट हैंड में तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। आपका जो टीचर आपको बता रहा है और थोड़ी बहुत आपको अपने से मेहनत करनी है, उससे आप जल्द से जल्द सीख जाएंगे। आपको कुछ भी वो नहीं करना है, बस आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कि मतलब
आपने कुछ एक चीज़ सीख ली, अब उसी पे लगे पड़े हैं 10 दिन तक आप उसी एक चैप्टर पे लगे पड़े हैं, आप बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। जल्द से जल्द सीखने के लिए आपको फटाफट जो चैप्टर्स हैं बुक के वो कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वो जो बुक में भी पढ़ाया जा रहा है उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उसको भूलें ना, तभी आपका स्पीड जल्दी आएगा। क्योंकि हमारा जो पूरा गोल होता है वो होता है स्पीड जल्दी गेन करना, ना कि बुक जल्दी कंप्लीट करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ग्रेड सी, ग्रेड डी स्किल टेस्ट सेम डे होता है या फिर अदर डे होता है? तो देखो पहले सेम डे होता था, अभी एक बार अदर डे हुआ था, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि आ गया है जो स्किल टेस्ट है का डेट है वो आ गया है कि 2 दिन होगा आपका 16 और 17 को। तो 16 को आपका इंग्लिश वालों का हो जाएगा और 17 को आपका हिंदी वालों का हो जाएगा। तो इसमें एक ही दिन में मॉर्निंग शिफ्ट में ग्रेड सी का होता है और इवनिंग शिफ्ट में ग्रेड डी का होता है। इसमें भी जब हिंदी वाला होगा तो मॉर्निंग शिफ्ट में ग्रेड सी का और इवनिंग शिफ्ट में ग्रेड डी का, तो एक ही दिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था ग्रेग वाला शॉर्ट हैंड सीखें या पिटमैन वाला। ऐसे ही हिंदी में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये वाली प्रणाली सीखें या वो वाली। तो देखो इन दोनों में से कुछ भी सीखो या कोई भी प्रणाली सीख लो आप, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसएससी में और सारे ही एग्ज़ाम में जो शॉर्ट हैंड के होते हैं सब में सेम ही होता है। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रणाली हो आप किसी में भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगी, ये हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो सीखो। सबसे पहले तो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए कि आपके आसपास टीचर किस कौन से शॉर्ट हैंड पढ़ाने के हैं। अगर ग्रेग के टीचर हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो ग्रेग ही पढ़ाते हैं, तो ग्रेग सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पढ़ा रहे हैं, आप उनके यहाँ कोचिंग जा रहे हो और आपको लगता है कि आप उनसे जल्दी से जल्दी सीख जाओगे, तो बिल्कुल सीख लो। एसएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भी एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास टीचर्स और भी अवेलेबल हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या इस तरीके की कोई चीज़ है, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पिटमैन और हिंदी में ऋषि प्रणाली में ही सीखो। इसके रीज़न्स हैं, क्योंकि इसके आपको टीचर्स जो हैं वो हमेशा कहीं भी मिल जाएंगे। इसके जो आउटलाइंस है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी और बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिस पे आपको आउटलाइंस मिल जाएंगी, तो वो आपको पिटमैन और ऋषि में ईजिली मिल जाती है। इसके अलावा इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं मात्रा में। ठीक है, मतलब इंडिया में बहुत सारे लोगों ने पिटमैन ही सीखा है और ऋषि प्रणाली ही सीखा है हिंदी में। तो ऐसे लोगों से जब आपका मतलब मान लीजिए आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए, इस तरीके के ग्रुप में आप हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पिटमैन सीखे होंगे, तो आपको आउटलाइन वगैरह में हेल्प करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो सीखने में ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोशन टू द ग्रेड ऑफ इंस्पेक्टर। तो क्या स्टेनोग्राफर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं? तो देखो बार बार आर आता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, आता रहता है। तो इंस्पेक्टर बनने का तो जो वो होता है, मौका होता है, वो सीबीआईसी और सीबीडीटी में ही मिलता है, यानी कि इनकम टैक्स में और फिर जीएसटी या कस्टम्स में। तो जो जीएसटी और कस्टम्स वाला है आरआर रिक्रूटमेंट रूल, उसमें अभी चेंज कर दिया गया है, जिसमें से स्टेनो से आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अब फिर से वो रूल चेंज होने वाला है, जिसमें आपको मौका मिलेगा कि आप फिर से स्टेनो से इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो वो कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आने वाला है, ऐसा सुनने में आता है। सीबीडीटी में शायद अभी भी बन सकते हैं, तो आप उसका मतलब अगर आपको चॉइस मिलती है सीबीडीटी ज्वाइन करना या फिर सीबीआईसी ज्वाइन करना, तो आप सीबीडीटी ज्वाइन करना, उसमें ज़्यादा चांसेस है आपके इंस्पेक्टर बनने के। फ्लक्चुएशन इन डिक्टेशन ड्यूरिंग स्किल टेस्ट। तो जैसे कि कहा जाता है कि आप 80 पर आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप 90 वर्ड पर मिनट सीख के जाओ, क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा। जैसे एक सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 1 मिनट में 80 वर्ड ही बोले। कभी हो सकता है 1 मिनट में वो 90 वर्ड बोले और कभी हो सकता है 1 मिनट में वो 70 वर्ड बोले। तो ये फ्लक्चुएशन हो सकता है, बिल्कुल होता है, एसएससी में भी होता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आपको 80 वर्ड पर मिनट पे एग्ज़ाम देना है, तो कम से कम आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 90 होनी चाहिए। अगर इतनी आपकी स्पीड है तो आप 80 वर्ड पर मिनट आराम से लिखोगे। अगर आपको 100 पर देना है तो आपकी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप आराम से एग्ज़ाम दोगे। तो फ्लक्चुएशन बिल्कुल होता है और सारे ही एग्ज़ाम में होता है, एसएससी में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्यूब से पढ़ें या फिर पेड कोर्स से। तो फिर से वही बात आ गई कि पेड कोर्स में आपका एक लाइव टीचर होगा
आप पेड कोर्स ले लो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, दोनों ही आप ले सकते हो। इसमें लाइव टीचर होगा, बच्चे होंगे जहाँ पे आप सीख रहे होंगे, आप कुछ गलतियाँ करोगे आप कुछ पूछ सकते हो। यूट्यूब पे आपको सब कुछ खुद ही से करना पड़ेगा, वो बस ऐसे ही रिकॉर्डेड टाइप का जो क्या कहते हैं लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। डज वैकेंसी अफेक्ट द लेवल ऑफ स्किल टेस्ट। तो इसका ये मतलब था, क्वेश्चन था कि वैकेंसी का असर पड़ता है स्किल टेस्ट के लेवल पे या फिर नहीं, यानी कि अगर वैकेंसी लो है तो क्या स्किल टेस्ट ज़्यादा टफ बोला जाता है, या फिर अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो स्किल टेस्ट लो नॉर्मल बोला जाता है। तो देखो, वैकेंसी का स्किल टेस्ट के लेवल पे कोई असर नहीं पड़ता है, जो असर पड़ता है वो कट ऑफ पे पड़ता है, ठीक है। तो कट ऑफ पे पड़ता है, वैकेंसी का इसके लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा मैटर बोला जाता है वैसा ही हमेशा ही बोला जाएगा, और चाहे वो कभी टफ हो सकता है कभी नॉर्मल हो सकता है, वो किसने पेपर सेट किया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कोई मतलब इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। इफ़ वी आर अनेबल टू हियर प्रॉपरली, अगर हम SSC का एग्ज़ाम देने जाएं और एग्ज़ाम हॉल में जब डिक्टेशन बोला जा रहा है हमें ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डेमो डिक्टेशन बोला जाता है, वो 2 डिक्टेशन ऐसे बोले जाते हैं 1-1 मिनट के, और आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सुन पा रहे हैं, क्या आप इसको सुन के लिख पा रहे हैं, आपसे पूछा जाता है। तो आप 2 बार डिनाई भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं आवाज़ आई, या इस तरीके का कुछ आप बता सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, या जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये सब आप बता सकते हैं। 2 जब डेमो बोला जाएगा तभी आपको बताना है। जब एक्चुअल जो डिक्टेशन है वो शुरू हो गया तो फिर आपका कुछ भी सुना नहीं जाएगा, चाहे आपको सुनाई दे रहा हो या ना सुनाई दे रहा हो। इसीलिए डेमो दिया जाता है, उसमें आपको सच सच बताना है कि हाँ भाई मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिकॉर्डेड और लाइव स्पीकर। तो रिकॉर्डेड मतलब होता है मैटर जिसको स्पीकर में बजाया जाता है, या फिर कोई स्पीकर होता है इंसान जो वहाँ पे लाइव माइक में बोल रहा होता है। तो देखिए, अब SSC रिकॉर्डेड यूज़ करती है, वो प्रॉपरली उनका पूरा रिकॉर्डेड होता है, वो स्पीकर पे बजाते हैं तेज़ से, वो डिक्टेशन बोलते हैं। तो डेमो वाला सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आपको सही से सुनाई दे रहा है, आपको एक्सेंट समझ में आ रहा है, तो फिर आप हाँ ना ये करते हो, और फिर आके आपका जो एग्ज़ाम है जो एक्चुअल डिक्टेशन है वो प्ले किया जाता है। तो ये रिकॉर्डेड होता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो मैं फिर से वही सजेस्ट करूँगी, वो वाली वीडियो आप मेरी देख लीजिए जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से मिस्टेक्स काउंट होते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कैन वी अप्लाई फॉर ग्रेड C वाइल वर्किंग एज ग्रेड D स्टेनो। तो जी हाँ, बिल्कुल 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 आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड D पे काम कर रहे हैं तो आप C के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप ग्रेड D पे अप्लाई करें, आपको C पे जाना है, तो ग्रेड D का ऑप्शन मत देना, ताकि जो बाकी जो बच्चे हैं जिनको सीट्स नहीं मिली हैं उनके लिए ग्रेड D की सीट्स खाली रहे। आपको C चाहिए तो आप सिर्फ C का ऑप्शन डालना, फॉर्म फिल करते हुए आप डाल देना, तो फिर आप C की तैयारी करना और नेक्स्ट एग्ज़ाम देना जब तक आपका हो नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अबाउट कीबोर्ड्स। वही कि मतलब अच्छे कीबोर्ड्स मिलते हैं या नहीं मिलते। तो अगर आपके अच्छे कीबोर्ड नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई की है जो दब नहीं रहा है, तो फिर आप वहाँ पे फैकल्टी से बात करके उसको चेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसक्राइब करते वक्त लाइन छूट जाती है। देखो, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे कि मान लो उनको डिक्टेशन बोला गया, यहाँ पे मान लीजिए ये आखिरी वर्ड है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन मान लो ये वर्ड है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर और ज़्यादा लाइन थी और फिर से यहाँ पे 4 लाइन के बाद फिर से पॉपुलेशन करके एक वर्ड आया और ये ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से भी लाइन शुरू हो गई। तो बच्चे क्या करते हैं, जब ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, ये तो शॉर्ट हैंड में सारा लिखा है, तुरंत उनको कन्वर्ट करके टाइप करना होता है। तो जब वो टाइप कर रहे होते, ट्रांसक्राइब कर रहे होते, तो यहाँ तक उन्होंने पढ़ा पॉपुलेशन, उसके बाद वो बार बार क्योंकि स्क्रीन देखते रहते हैं, बाद में उनको ये वाला देख लेते हैं पॉपुलेशन, और इतनी जो लाइन है वो उनकी छूट जाती है, उनको लगता है कि हम सही लिख रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मेरी एक
फ्रेंड ने रिसेंटली मुझे बताया कि उसको ये दिक्कत होती थी, उसके कई बार ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको बहुत ही दुख हुआ था। तो उसने क्या सोल्यूशन अपनाया था, जब वो लिखती थी ना तो एक स्केल लेके चलती थी। तो आप स्केल लेके जाना अपने एग्ज़ाम में भी। उसमें क्या करती थी कि जैसे ये वाली लाइन लिख रही है तो यहाँ पे स्केल रखी रहती थी कि इसके जस्ट नीचे स्केल रहता था कि मैंने अभी ये वाली लाइन लिखी है। फिर वो इस स्केल को नीचे करती थी कि अब ये यहाँ पे स्केल रख दिया तो उसके ऊपर वाली लाइन लिख रही हूँ। तो इससे क्या, स्केल से आप एक एक लाइन को नीचे करते जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ तक लिखा है। ये रहे क्वेश्चन। और बोलते बोलते मेरा पूरा गला सूख चुका है और बिल्कुल गले में दर्द होने लगा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बता देना। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, 1 महीना आपको अच्छे से काम करना है, अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन है वो करना है, तो फिर आप एसएससी बूस्टर का टारगेट बैच ले लीजिए और उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। आप जिस भी स्पीड पे होंगे आपको खींच के वो 80 वर्ड पर मिनट 85-90 तक आपको पहुंचा देंगे आराम से। और जिनकी अच्छी खासी स्पीड होगी उनकी 100 तक भी पहुंच जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी मैगज़ीन्स ख़त्म नहीं हुई हैं, जो भी आपका छूट गया है वो भी आपको वो कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको चाहिए कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो एसएससी बूस्टर से टारगेट बैच ले लीजिए, आपकी प्रिपरेशन में 4 चाँद लग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।